बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का टॉपिक आज आपको इतने आसान और सिंपल तरीके से सिखाएंगे कि ना सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट आएगा बल्कि आपको एक मुकम्मल फील दिलाएंगे इसकी। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज आप क्या क्या सीखने वाले हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बताऊंगा इंड्यूस ईएमएफ के बारे में और इसकी जो दो टाइप्स है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे इमोशनल ईएमएफ के बारे में, इसका पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, इसकी डेरिवेशन आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और कब आपको ये मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, उसकी क्या कंडीशन होती है, कब आपको ये मिनिमम मिलेगा, उसकी क्या कंडीशन होती है। ये शार्ट क्वेश्चन की सूरत में अक्सर आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो वो बताऊंगा। और लास्ट में हम फिर इंड्यूस पावर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप जानते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, इससे पहले हम 2-3 मरतबा इस चीज को सीख चुके हैं। भाई आपके पास एक सेल आपने देखा होगा, उसका एक एंड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड नेगेटिव होता है। यानी एक हाई पोटेंशियल, दूसरा लो पोटेंशियल, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। या लिखा भी था उसके ऊपर 1.5 वोल्ट। वो असल में क्या होता है, वो दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किस वक्त, जब बैटरी से करंट ड्रा नहीं किया जा रहा। ठीक है, वो सिंपली क्या होता है, हमारे पास ईएमएफ होता है। और आपको ये पता है कि ये सेल का पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। आप अगर इसके साथ बल्ब का एक एंड यहाँ पे लगा दें, बल्ब का दूसरा एंड यहाँ लगा दें, तो वो उसमें से करंट फ्लो कराता है हाई से लो और बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल है, ये क्या है, हमारा ईएमएफ का सोर्स है। ठीक है, अच्छा अब ये इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है। आपको अगर एक कंडक्टर का पीस दिया जाए, उसका तो कोई एक एंड हाई पोटेंशियल पर नहीं होता, कोई एंड लो पोटेंशियल पर नहीं होता, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, उसमें कोई ईएमएफ नहीं है। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर कुछ ऐसा करना है कंडक्टर में, ठीक है, कि उसका एक एंड हाई पोटेंशियल पर चला जाए, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर चला जाए, जैसे सेल में होता था। ठीक है, और अगर उसके अक्रॉस आप एक बल्ब लगा दें, वैसे जैसा सेल के अक्रॉस लगाया था, एक यहाँ पे अटैच करें एक एंड बल्ब का, दूसरा यहाँ पर, तो वो वैसे ही इसमें से करंट को फ्लो कराए जैसा कि हमारा सेल फ्लो कराता था। तो हम कहेंगे जी इस कनेक्टर में हमने ईएमएफ को इंड्यूस करा दिया था। ये असल में सिंपली इंड्यूस ईएमएफ की कहानी है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी डेफिनेशन से। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे पेपर में, इट कैन बी डिफाइंड एज जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करना। इट कैन बी डिफाइंड एज जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉइल और कंडक्टर। कंडक्टर भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकती है। इन अ कॉइल और कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। एक कंडक्टर में या एक कॉइल में आपने जब फ्लक्स को चेंज करा के उसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करना, यानी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। कंडक्टर में पहले कोई एंड हाई नहीं था, कोई एंड लो नहीं था, आपने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा के उसके अंदर एक एंड को हाई बना देना है, एक एंड को लो बना देना है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया आपने, तो समझो आपने ईएमएफ को इंड्यूस कर दिया। अब ये कैसे होगा, ये तो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये इसकी एक डेफिनेशन थी। एक और भी डेफिनेशन है, EMF is said to be induced when flux linking with a conductor or a coil is changed. एक कंडक्टर या एक कॉइल से लिंक जो भी हमारे पास फ्लक्स होता है, अगर वो चेंज होता है तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, यानी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका छोटा सा आसान सा कंसेप्ट और डेफिनेशन। अच्छा अब इसकी जो दो टाइप्स हैं, एक होती है हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, दूसरी होती है डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। इसको जरा ध्यान से समझिए। ये जो लफ्ज स्टैटिक है ना, स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ, एट रेस्ट। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भाई, अगर आपके पास कंडक्टर या कोई भी कॉइल है वो रेस्ट पर है और मैग्नेट को मूव करा के आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हो या मैग्नेट को मूव करा रहे हो और उसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करा रहे हो, तो ये जो ईएमएफ होगा ना, ये हमारा कहलाएगा स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। एग्जांपल बताऊं आपको, ये छोटी सी एक कॉइल बना लीजिए, ये मैग्नेट ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप इसका ये नॉर्थ पोल इसके करीब लेकर जाते हैं ऐसे और फिर दूर लेके आते हैं ऐसे। अब यहां से इसके करीब लेके जा रहे हैं, अब ऐसे क्या हो रहा है, इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है ना। कॉइल क्यों नहीं छोड़ा आपने, वो रेस्ट पे पड़ी है, स्टैटिक ठहरी हुई है। ये मैग्नेट्स को आप इसके करीब लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने से भी इसके अंदर क्या होगा, चेंजिंग फ्लक्स आ जाएगा, और चेंजिंग फ्लक्स से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा तो इसकी डेफिनेशन जरा देखिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय मूविंग अ मैग्नेट अक्रॉस अ स्टेशनरी कंडक्टर।
स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कंडक्टर रेस्ट पर है, जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करना है वो रेस्ट पर है। मैग्नेट मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। मैग्नेट मूव करा लो या किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करा लो, जरूरी नहीं है कि मैग्नेट को ही मूव कराओ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा लो किसी भी तरह से करा लो, लेकिन कंडक्टर को मूव नहीं कराना। कंडक्टर रेस्ट पर है, स्टैटिक, ठहरा हुआ, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे उसको, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर बात करते हैं जी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिक का लफ्ज आकर मतलब आपके माइंड में आ जाएगा भाई मोशन की बात होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर उसको देखिए डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ में ऐसा होगा कि हमारा जो कंडक्टर जिसके अंदर हमने ईएमएफ को इंड्यूस कराना है ना, वो मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट पर होगी, स्टेशनरी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसका ऑपोजिट यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बताया इसको, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय मूविंग इट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय मूविंग इट, यानी कंडक्टर को मूव करना है, इट अक्रॉस अ स्टेशनरी मैग्नेट। अब आपका मैग्नेट ठहरा हुआ है, अब आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। अब कंडक्टर को आपने मूव करा के आगे पीछे उसमें ईएमएफ को इंड्यूस कराना है। अब कंडक्टर को मूव करने से जो ईएमएफ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ, आपका जो कंडक्टर है वो रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड उससे एसोसिएटेड आप चेंज करते हो, चाहे मैग्नेट को मूव कराओ या किसी भी और तरीके से चेंज करो। या डायनामिकली इंड्यूस में क्या होता है, आपका कंडक्टर मूव करना शुरू कर देता है, आपकी फील्ड स्टेशनरी होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म कह ले, स्टेशनरी कह ले, इतना सा इन दोनों में फर्क है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं, और लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे, ठीक है। ओके ओके जी, अब हम बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है जी मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ हमारा इस कैटेगरी में आता है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। इसके नाम से जाहिर मोशन से रिलेटेड, ठीक है। कंडक्टर को मूव करा के हमने उसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करना है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में जो है ना वो ये बात बैठ नहीं रही होती कि एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा के हम किस तरह से उसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बॉक्स पे लेके जाता हूं, उसका मुकम्मल कंसेप्ट देता हूं, फिर इसके ऊपर लेके आऊंगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आसानी से चुटकी बजा के आप इसको समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए जरा देखिए कंसेप्ट बॉक्स पर आइए। पहली बात देखिए, एक मैग्नेट है ना, उसका ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, जब इसके करीब लेके आते हैं ना, इसको टच नहीं करता, फिर भी ऐसे इसको ऐसे ऐसे पीछे कर रहा होता है, ऐसे ऐसे, है ना। हम आगे लेके जाते हैं, टच नहीं करता, लेकिन इस पे फिर भी फोर्स लगा रहा होता है। पता है क्यों? एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब फील्ड से इंटरेक्ट करती है ना, मिलती है, तो फिर फोर्स बनती है। और याद रहे, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी, ये बात याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब यहां पर ना ये मैंने जो क्रॉस शो किया ना, ये क्रॉस असल में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास इस बोर्ड में इंटर हो रही है। अगर इंटर हो रही है तो हम क्रॉस से शो करते हैं, अगर यहां से बाहर आ रही होती तो हम उसको डार्ट से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आगे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में ना यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज एट रेस्ट है, मूव नहीं कर रहा। और याद रहे, जो चार्ज रेस्ट पर होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती उसके पास। तो जब तक ये रेस्ट पर है ना, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया फोर्स कब बनती है, जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। अब इस चार्ज के बाद जब ये रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक तो है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगर इसी चार्ज को आप मूव कराते हुए ले आओ, तब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। पता है क्यों? ये देखो, ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और ये पॉजिटिव चार्ज अब यहां से ऐसे आ रहा था, सीधा यहां से इस तरफ को आ रहा था ऐसे, ठीक है। अब ये बन गया मूविंग चार्ज, फ्लोइंग चार्ज मतलब करंट का फ्लो करना, चार्ज का फ्लो का मतलब क्या? करंट, है ना, ऐसा ही है ना। तो आपको ये भी पता होगा, आपने पढ़ा था कि जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो मतलब क्या हुआ, जिस कंडक्टर से चार्ज मूव करके जाता है उसके गिर्द क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वो क्यों बनती है? क्योंकि जब चार्ज फ्लो में आता है ना, मूव करता है, वो करंट बनाता है, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रेस्ट वाला नहीं बनाता। तो जब ये चार्ज मूव करता है वो आएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक होगी चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, एक होगी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है। जब फील्ड से मिलेगी तो फोर्स बनेगी, बात समझ रहे हैं। तो अब जब ये चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और एक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने इनटू द बोर्ड की हुई है, इनटू द प्लेन की हुई है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और उसके नतीजे में क्या होती है जी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी,
ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, कंसेप्ट ये सब सिखाए हुए। अच्छा, उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बताइए, इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, वो बताता हूँ, सुनो जरा। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, अगर आपको याद हो तो, ये जो आपका राइट हैंड है ना, ये आप संभाल के रखो पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इसको लेफ्ट वाले को समझो नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है, ये बात याद रखना। आपने इस पॉजिटिव चार्ज की बात करनी है तो राइट हैंड, और याद होगा आपको मैंने बताया था कि ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जो थंब है ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और इसके ये जो पाम है ना हथेली, इसके साथ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे, ये होगी उस चार्ज के ऊपर फोर्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं जी। अगर ये चार्ज इधर को मूव करता हुआ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर कहां से फोर्स अप्लाई होगी, देखो अब ये आ गया फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब हमारा वेलोसिटी। अब क्योंकि चार्ज इधर को आ रहा है ना, तो मैं थंब को देखें, मैं इसको इधर रखता हूं ऐसे, तो ये आगे मेरे पास ऐसे फिंगर्स इनटू द प्लेन आ गई, और थंब जो है वो मेरी तरफ है, यानी इधर को चार्ज आ रहा है ना, तो थंब देखिए मेरी तरफ है ऐसे, ये देख सकते हैं आप, तो ऐसे, तो फिर फोर्स किधर को होगी, ऐसे डाउनवर्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे डाउनवर्ड एक पुश लगेगा, डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगी। उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब जो बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है, वो क्या है कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ये चीजें सिर्फ आपके समझने के लिए थी, सीखने के लिए थी, उम्मीद आपने इसको सीख लिया होगा। अब ये हमने रख दी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये ले लिया हमने एक कंडक्टर, और इस वक्त ये इस पोजीशन पे पड़ा, इनको आप भूल जाइए, सिर्फ ये इस पोजीशन पे पड़ा हुआ, ये ए पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और एट रेस्ट है। अगर ये एट रेस्ट है तो इसके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं वो भी रेस्ट पर होंगे, ठीक है, वो भी मूव नहीं कर रहे होंगे, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, जब इस कंडक्टर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना शुरू कर दें, तो यहां पर हमने एक चार्ज लिया, ये एक चार्ज, ये बहुत सारे चार्ज होंगे, हमने एक लिया, ये चार्ज यहां पर था। जब इस रॉड को हमने यहां से लाके यहां तक लाया, तो इसके अंदर मौजूद सारे के सारे चार्जेस भी तो इसके साथ यहां डिस्प्लेस हुए, तो जो चार्जेस थे वो क्या बन गए, मूविंग चार्ज बन गए। मूविंग चार्ज पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन मैंने बता दी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे डाउनवर्ड होगी, अगर वो इधर से इधर आ रहा है तो, ये मैंने बताया, ठीक है। तो देखो ये कंडक्टर यहां पर था इधर, तो इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक हमने लिया यहां पर, जब यहां से मूव करके यहां लाया, तो ये जब कंडक्टर यहां से यहां आ रहा है, तो उसके अंदर पड़े चार्ज भी तो मूव कर रही है, कंडक्टर के अंदर चार्जेस है ना, कंडक्टर मूव किया तो मतलब चार्जेस मूव थे, कंडक्टर यहां से यूं मूव करके यूं आता है, तो मतलब चार्जेस यहां से मूव करके यूं आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, जब ये कंडक्टर मूव किया यहां से यूं ऐसे, इसके अंदर पड़ा हुआ चार्ज मूव किया, मूविंग चार्ज क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर देगी, फोर्स अप्लाई होगी। यही बताया था ना, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अप्लाई होगी, उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, नीचे को, ये बताया मैंने आपको भी कंसेप्ट, ठीक है। तो आप इसको जैसे जैसे यूं लेके आते हैं इधर इधर, तो इसके अंदर पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और वो नीचे को जाना शुरू हो जाएगा। अभी एक चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्जेस होंगे, वो चार्जेस क्या करना शुरू कर देंगे, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर एक पुश लगेगा, फोर्स लगेगी, उनको नीचे की तरफ भेजेंगे इसको जबरदस्ती। तो होगा क्या, जो नीचे वाला एंड है वहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, और जो ऊपर वाला एंड है वहां पे क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये वाला हाई पोटेंशियल बन जाएगा, ये वाला लो पोटेंशियल बन जाएगा, और ये दोनों टर्मिनल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यानी हाई और लो टर्मिनल बिहेव करते हैं। बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया जब इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में यूं मूव कराया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना बच्चों, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं, और ये पहले इसमें नहीं था, हमने लाया, इसीलिए कहते हैं ये इंड्यूस ईएमएफ है। बात समझिए। अब मैं जल्दी से इसको दोबारा से समराइज करता हूं। देखो, एक जो कंडक्टर है ना, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करता है ना, तो कंडक्टर के अंदर पड़े हुए चार्जेस भी उसी के साथ मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे आए। तो चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स इसको नीचे की तरफ भेजेगी, तो डाउनवर्ड जब पुश लगेगा तो एक एंड पर जो है वो चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, वहां पे हाई पोटेंशियल बन जाएगा, जहां पे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पे लो पोटेंशियल बन जाएगा, तो एक हाई और एक लो पोटेंशियल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यही तो करना था, ईएमएफ हो गया, ठीक है।
है बच्चों, ये है हमारा सारा कॉन्सेप्ट जिसकी बेस के ऊपर हमने टॉपिक को समझना है, राइट। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बस इतना से याद रखना है भाई, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कंडक्टर में पड़े चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, और चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। फोर्स अप्लाई होगी तो वो चार्जेस कंडक्टर के एक एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे वो हाई पोटेंशियल बन जाएगा, दूसरा लो बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ईएमएफ बन गया। ठीक है, चलिए जी अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन के ऊपर। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? When a conductor moves across a magnetic field, जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस इट्स एंड, इसके दोनों एंड्स पर ना ऊपर और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। चलिए जी अब हम बढ़ते हैं जी इसके प्रूफ की जाने। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए ये हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये एम और एन से मैंने इसको शो किया, ठीक है। ये मैंने दो रेल रखी है, रेल कंडक्टर की बनी हुई जिसके ऊपर ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट करके मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया ताकि मुझे पता चले कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो मुझे यहाँ से इंडिकेट हो जाए कि वाकई ही इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसको देखने के लिए, राइट। अच्छा, तो ये दो रेल्स आ गई, पटरियां कह रही हैं उसको, और यहाँ से मैंने कनेक्शन करके गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ये वो कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जो कि इनटू द प्लेन है, राइट। अच्छा, और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है उसको मैंने एल से शो कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम एम, इस पॉइंट का नाम एन रखा, इसका नाम आर और इसका नाम हमने रखा जी एस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कंडक्टर यहां पे पड़ा हुआ है, मैंने क्या करना है, अब मैं इस कंडक्टर को यहां से इस तरफ को मूव कराऊंगा। जब ये कंडक्टर यहां से इधर मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर जब मूव करेगा तो इसके अंदर पड़े हुए चार्जेस भी मूव करेंगे, ठीक है, तो वो मूविंग चार्ज बन जाएंगे। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कैसे होगा जी, उसके ऊपर डाउनवर्ड पुश लगेगा तो पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे नीचे वाले एंड पे आ जाएंगे, नीचे हाई पोटेंशियल बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, लो पोटेंशियल, यहां सिखाया था आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये एंड हाई पोटेंशियल बन गया और ये वाला एंड क्या बन गया हमारे पास, लो पोटेंशियल बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, यहां पर देखिए कि एक लूप बन रही है ना, इसीलिए तो हमने ये रेल लगाई थी कि अब ये एंड हाई पोटेंशियल और ये एंड लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और यहां पर हमने एक लूप बना दी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ना इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तो यहां से ना करंट इधर फ्लो करता हुआ इसमें क्यों जाएगा ऐसे, और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्रैक्शन शो करेगा, जिसका मतलब ये है कि यहां से करंट फ्लो किया है। तो हमने कोई सेल या कोई बैटरी तो अटैच नहीं की, हमने तो सिर्फ इस कंडक्टर को इस रेल की पटरी के ऊपर ऐसे मूव कराया है ना। तो ये जो सेटअप बनाने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसने करंट फ्लो कराया है ना, अगर ईएमएफ इंड्यूस ना होता तो करंट भी फ्लो ना होता। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर को मूव कराते हैं इधर को, ठीक है, तो कंडक्टर मूव करता जाता है, चार्जेस मूव करते रहते हैं, चार्जेस मूव करते जाते हैं, उनके कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस पर फोर्स लगती रहती है, ठीक है, वो सारे नीचे आते रहते हैं, ये हाई एंड बन जाएगा, ये लो एंड बन जाएगा, तो यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता रहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन शो करता रहेगा, ठीक है, और आपको इसका प्रूफ मिल गया। अब इसको पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है, पहले आपने इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है हेडिंग के साथ, फिर आपने इसकी डायग्राम बनानी है और प्रूफ लिखना है। अब ये मेरे सारे पॉइंट्स इजी बनाए हुए हैं, कैसे कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब लिखेंगे कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। एक हमने कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर की लेंथ अप्रोक्सीमेटली L कह दिया आपने उसको, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, उसको हमने B से डिनोट कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे when a conductor moves with a constant velocity v, then charge particle q in the conductor experiences a force equal to this। कि जब ये कंडक्टर जो है वो इस तरह से मूव करेगा विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स किस फार्मूले से दी जा सकती है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला, ठीक है। तो इसको आप यू भी लिख सकते हैं QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्जेस माइग्रेट टू वन एंड ऑफ द कंडक्टर। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के ना एक एंड पे माइग्रेट कर जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, यही बात आपको समझाई थी मैंने। उसके बाद फिर क्या होता है जी, concentration of charge produced at one end and deficiency at the other end। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएंगे, यानी यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन होगी, यहाँ उसकी डेफिशिएंसी होगी। फिर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज सेट अप अ पोटेंशियल डिफरेंस नाउन एज मोशनल ईएमएफ।
अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना चार्ज की, यहाँ से उसको नीचे शिफ्ट कर दिया, हाई पोटेंशियल कर दिया, इसको लो पोटेंशियल कर दिया, इसने एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कंडक्टर को मूव कराने से ये पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसलिए हम इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम बच्चों इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेशन बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे इसकी। ठीक है, अच्छा जी, देखिए अब इसके अंदर जो मौजूद चार्जेस थे ना, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई और वो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, उन्होंने कुछ फासला तय किया, तो वर्क किया इस सूरत में। तो आप वो वर्क कैलकुलेट करें। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट एम टू एन, एम से एन तक जाते हुए कितना वर्क किया इसके ऊपर। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें एफ कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, और डिस्टेंस एम से लेकर एन तक जो है वो हमने उसको एल से डिनोट किया, ये देखिए एल। तो यहाँ पर डिस्टेंस जगह पे हमने एल लिख दिया। अब ए डॉट बी किसके इक्वल होती है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को चार्ज डिस्प्लेस हो रहे हैं। फोर्स भी ऐसे नीचे को लग रही है और चार्जेस भी नीचे को डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो दोनों पैरेलल हैं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर हमारे पास, यहाँ पे cos 0 बन जाएगा और cos 0 पे 1 होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने एफ बी इंटू एल लिख दी है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इस एफ बी की वैल्यू ना हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है। ये देखिए, इस फॉर्मूले से वो हमें एफ बी की वैल्यू मिलती है क्यू इंटू बी क्रॉस बी, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो वो वैल्यू आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना, एल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिखा क्यू वी एल बी साइन ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास वर्क डन। लेकिन हमें क्या निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। एज वी नो दैट ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू W बाय Q लिख दिया आपने, W मतलब वर्क डिवाइडेड बाय Q किया तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बन गया। अब वर्क तो कैलकुलेट किया है, यहाँ पे पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल, आसान तरीन डेरिवेशन इसकी। ठीक है, so QVBL sin of theta divided by Q, Q से कट जाएगा, so EMF is equal to VLB sin of theta। ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल रिलेशन। फिर उसके बाद हमने बात करनी है जी मैक्सिमम EMF की और मिनिमम। ये तो बहुत ही आसान और सिंपल से काम है। ठीक है, when the conductor moves perpendicular to the field, तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है थीटा की जगह 90, तो sin 90 पे 1 होता है, तो EMF को आपको मिलेगा VLB। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको मिनिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन द कंडक्टर मूव्स पैरेलल टू द फील्ड, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे sin 0 पुट करेंगे, sin 0 पे क्या होता है 0, तो पूरे का पूरा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जी, ये जो पावर इंड्यूस हुई, कितनी पावर इसने इंड्यूस की। ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए ना पहले आपको दो चीजें देखनी है, रेट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे लिख देंगे। रेट ऑफ वर्क डन जो हमारे पास एफ इंटू वी के इक्वल होता है। किस तरह से, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है और उसको मूव कराया विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, जो हमारा वर्क है इसके ऊपर किया गया, उसका जो रेट बनेगा वो आपका आएगा एफ इंटू वी के इक्वल। अब आप सोचेंगे कि ये रेट ऑफ वर्क डन एफ इंटू वी के इक्वल किस तरह से आया। ये देखिए, जो हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन होता है वो क्या होता है, W डिवाइडेड बाई टी। इसको हम पावर से भी डिनोट करते हैं, मैं चाहे लिख देता हूँ यहाँ पे पावर। तो W क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, एफ डी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब देखिए d बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो f इंटू वी इज आल्सो इक्वल टू पावर। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी जो है वो दोनों एक तरह से पावर ही होती है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया एफ इंटू वी, जो कि हमने इसके ऊपर जो है वो लगाई। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना ईएमएफ की सूरत में, ठीक है, अब उसको निकालना है आपने। तो वो भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेट ऑफ वर्क हो या रेट ऑफ एनर्जी हो, दोनों जो है वो हमारे पास पावर की सूरत में आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमें वैसे ही पता है, वो क्या होता है जी, पावर P इज इक्वल टू I इंटू वी होता है। तो यहाँ पे V की बजाय आप लिखेंगे E। ठीक है, अच्छा तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे I इसी तरह लिखा रहे, E की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है VL इंटू बी, वो यहाँ पे पुट कर दें VL इंटू बी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी IL इंटू वी, ILBB। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है कि भाई यहाँ से कितनी पावर मिली। तो जितनी पावर हमने लगाई है ना, यानी 1 सेकंड में जितना हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, उतने ही 1 सेकंड में वो एनर्जी जनरेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो भी
जो एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, आप उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। ठीक है, अच्छा, तो वही हुआ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पर सेकंड आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, और पर सेकंड जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो दोनों इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने बताया कि F इंटू वी असल में पावर ही होती है, तो यहाँ पे पावर लिख दें आप। तो ये आई बी एल वी है, आई की वैल्यू पुट करें ओहम लॉ से, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई बाय आर, तो ई की वैल्यू फिर मैं दोबारा से पुट करूंगा ये वाली वी एल बी, यहाँ पे लिख दूं वी एल बी, नीचे बाय आर आ गया, बी इंटू वी का स्केयर, बी इंटू बी का स्केयर, एल इंटू एल का स्केयर डिवाइडेड बाय आर, तो ये हमारे पास पावर का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह।